हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख लिया था और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना सीख लिया था। सर ये पीडीएफ ग्रुप में है? ये पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है ना, उसमें है। अब इसमें मैंने तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन पेपर डाल दिया, पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ठीक है, ये भी डाल दिया है। यस, ओके। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से होगा। और ये कुछ क्वेश्चन ये वाले भी मैंने उसमें डाल दिए हैं जो पिछले सालों के आए हुए हैं ये। ठीक है, 2018 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें, 2021 तक के। 2018 से 2021 तक के हैं, और ये 2022 का एनसी वेब का क्वेश्चन पेपर है, ये भी डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं उनका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है बैलेंस शीट में, मैंने क्लास में समझाया था कल के, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो दोनों कंपनियों के बीच की ट्रांजेक्शन होती हैं, और उनके लिए बैलेंस शीट में जो है अकाउंट्स होते हैं, तो हमें उनको एडजस्ट करना होता है। तो अब वही चीजें जो दोबारा से इसको थोड़ा थ्योरेटिकल इसमें देख लेते हैं। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में होती हैं, और जो कंसोलिडेशन से पहले होती हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन से पहले होती हैं तो उनका जो है अकाउंट्स में, बुक्स में दिखाया हुआ होता है, तो उसको हमें एडजस्ट करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दीज ट्रांजेक्शंस हैव टू बी कैंसल्ड, और ये जो ट्रांजेक्शन है इनको हमें क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में दोनों कंपनी की ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से करेंगे, दोनों कंपनी की ट्रांजेक्शन, दोनों कंपनी की बैलेंस शीट्स में जो है हमें उसे एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी में जो है लोन दिया हुआ है, ठीक है, एच लिमिटेड में लोन दिखाई दे रहा है कि एस लिमिटेड को लोन दिया हुआ है, और एस लिमिटेड में जो है ये एस लिमिटेड में दिखाई दे रहा है कि लोन लिया हुआ है एस लिमिटेड से, और एस लिमिटेड में दिखाई दे रहा है कि हमने उसे लोन दिया हुआ है एच लिमिटेड को। तो जो इनका इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, तो जितना लोन है वो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से उसको कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो द सेक्शन एक्सप्लेन, अब इसमें हमें सारी ट्रांजेक्शन को एक एक बार इसमें देखना है। तो पहला तो लोन है, तो अगर इफ वन कंपनी ऑफ अ ग्रुप एक्सटेंड्स लोन और एडवांस टू अनदर कंपनी। ठीक है, जो ग्रुप की, ग्रुप मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, ग्रुप का जो है लोन दे रही है, एडवांस कर रही है दूसरी कंपनी को, तो दोनों बोथ शो द लोन अमाउंट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो उन दोनों की बैलेंस शीट में ही वो लोन जो है दोनों की बैलेंस शीट में शो होता है, रेस्पेक्टिव साइड्स में होता है। जिसने लोन लिया हुआ होता है उसका लायबिलिटी साइड में होता है, जिसने लोन दिया हुआ होता है उसके एसेट साइड्स में होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, जो भी लोन लिया हुआ है, दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट भी जो है वो कैलकुलेटेड होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अमाउंट जो है लोन के ऊपर होती है तो भी गिवन है अगर क्वेश्चन में। तो जो लैंडिंग कंपनी होती है वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करती है लोन के ऊपर जो होता है अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, और जो बोरोइंग कंपनी होती है वो इंटरेस्ट अमाउंट को डेबिट करती है। ठीक है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट लाइन है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में। ठीक है, लोन का तो सिंपल है, लोन का तो बैलेंस शीट में हो दिया हुआ है, उसको हमने जो है हटा देना है, सिर्फ कैंसिल कर देना है। लेकिन जो इंटरेस्ट है उसका सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और वो पेड होता है और वो बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट दिखाया हुआ है तो वो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो पेड है, अगर पेड नहीं हुआ है तभी शो होता है वो। ठीक है, तो अब उसका होता क्या है कि जो लैंडिंग कंपनी है वो तो क्रेडिट करेगी। लैंडिंग कंपनी कौन है, जिसने लोन दिया हुआ है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, जब उसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो बोरोइंग कंपनी है उसने इंटरेस्ट पे किया हुआ है, उसका एक्सपेंस है, तो वो डेबिट करती है इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो लोन अमाउंट को तो हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो सिंपल है, इसका तो कोई ज्यादा हमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जितना लोन का अमाउंट है वो तो दोनों में से एलिमिनेट कर देना है सीधा सीधा। ठीक है, एसेट्स ऑफ लैंडिंग कंपनी एंड लायबिलिटीज ऑफ बोरोइंग कंपनी में से हमें हटा देना है। और जो इंटरेस्ट अमाउंट अगर है कोई, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है और एडिट करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है और एडिट करना होता है रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ईयर टू सरप्लस ऑफ लैंडिंग और बोरोइंग कंपनी। ठीक है,
क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है रेस्पेक्टिवली। जिसके में हमने ऐड कर दिया उसके में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसके में ऐड कर देंगे, अगर वो पेड है तो। ठीक है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का। तो कॉमन डेट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं डेटर्स और क्रेडिटर में। ये भी क्लास में कल मैंने समझाया था कि सपोज करो एक के में क्रेडिटर में शो हो रहा है, एक के में डेटर में शो हो रहा है, और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, तो वो बराबर बराबर अमाउंट जो है दोनों तरफ से हटा दी जाती है। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दोनों के उसमें दिखाई दे रहा है तो उसको भी हम दोनों तरफ से हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अगर प्रॉफिट ऑन स्टॉक है अनरियलाइज, ये भी कल मैंने बताया था। अगर प्रॉफिट ऑन स्टॉक है, अब स्टॉक जो स्टॉक में तो दिखाई दे रहा है, स्टॉक लिया हुआ है, जैसे एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड है। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को जो है स्टॉक सोल्ड किया है। ठीक है। 1 लाख रुपए का, ये क्लास में ही एग्जाम्पल बताया था, 1 लाख रुपए का, जिसके ऊपर जो है 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है। अब ये जो स्टॉक इसने लिया है एस लिमिटेड ने, तो ये इसके स्टॉक में शो हो रहा होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए। अब जब हम इसे कंसोलिडेट करेंगे तो फिर ये ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने अपने आप को स्टॉक बेच दिया। तो जब मैंने अपने आप को स्टॉक बेच दिया तो जो हम प्रॉफिट का मार्जिन था वो प्रॉफिट फिर हमें उसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें से ये अगर हमारा पूरा स्टॉक बचा हुआ है, बिल्कुल भी हमने उसमें से सेल नहीं किया है, तो पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। अगर इसमें से कुछ हमारा सोल्ड सोल्ड हो चुका है, जैसे कि 50% का एग्जांपल लिया था, 50% सोल्ड हो चुका है, तो अब ये 1 लाख ना होकर के कितना शो हो रहा होगा, 50,000 रुपए शो हो रहा होगा। तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, प्रॉफिट भी इसमें से आधा हो गया। तो प्रॉफिट भी फिर हम इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आधा बिक गया, टोटल पे 20,000 का प्रॉफिट था, तो 50,000 पे आधे पे प्रॉफिट भी आधा होगा। तो जब हम इसको कंसोलिडेट करेंगे तो स्टॉक में से इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है हटा देंगे। ये प्रॉफिट मार्जिन कौन सा है, ये प्रॉफिट मार्जिन वो है जो एच लिमिटेड ने इसको बेचते टाइम पर इस स्टॉक पे अर्न किया था। ठीक है। तो उसकी कॉस्ट से ऊपर जितना उसने उससे चार्ज किया प्रॉफिट को, उतना जो है हमें यहाँ से माइनस करना होता है। ठीक है। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस और गेन। तो एबनॉर्मल लॉस और गेन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसको हमें ट्रीट करना होता है, किस तरह से करना होता है कि एड बैक एबनॉर्मल लॉस एंड सब्ट्रैक्ट एबनॉर्मल गेन। ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का होता क्या है, एबनॉर्मल लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुआ होता है, और एबनॉर्मल गेन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस हुआ होता है। ठीक है। एबनॉर्मल गेन, गेन प्लस हुआ होता है और लॉस जो है वो माइनस हुआ हुआ होता है। ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट इसका हो चुका होता है। तो अब अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल लॉस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो चुका है, या ऐसा एबनॉर्मल गेन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो चुका है, तो उसका हमें एडजस्टमेंट करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट करना है कि जो लॉस है उसको वापस से ऐड कर देना है, अगर कोई लॉस हुआ हुआ है तो उसको वापस से ऐड कर देना है, और अगर कोई गेन है तो उसको वापस सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। तो गेन प्लस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे ट्रीटमेंट में, और अगर माइनस लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे वापस। ये एबनॉर्मल गेन और लॉस की बात हो रही है। ठीक है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर को असरटेन करने के लिए। ठीक है। तो अप्लाई टाइम एडजस्टमेंट, और फिर उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट एबनॉर्मल लॉस एंड add abnormal gain to pre और post profits depending on the date of loss and gain। उसके बाद हमें जो है डेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द गेन के अकॉर्डिंग प्री और पोस्ट में उसको एडजस्ट कर देना है। अगर वो पहले हुआ है तो पहले वाले में कर देंगे, बाद में हुआ है तो बाद वाले में कर देंगे। ठीक है। क्या करना है, अगर वो पहले हुआ है प्रॉफिट और लॉस या गेन तो उसको प्री में कर देंगे, और अगर बाद में हुआ है तो उसको बाद में कर देंगे। ठीक है। इसमें कोई डाउट, इसका एग्जांपल लेना जरूरी है क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा बाकी चीजें जो है वो बहुत सिंपल है, इसका थोड़ा ये कैलकुलेशन वाला है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल, एक सेकंड। सपोज करो प्रॉफिट
एंड लॉस का जो बैलेंस दिखाया हुआ है वो बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए दिखाया हुआ है। ठीक है, ये कब दिखाया हुआ है? 31 मार्च 2020 को। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस का, पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस था 20,000। ठीक है, ये कब था? 1 अप्रैल 2019 में था। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस था, ये बैलेंस शीट में, ये वाला चीज जो है ये हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट में बैलेंस है 31 मार्च की प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, और ये वाला जो बैलेंस है ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। ये हमें क्या दिख रहा है? ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। ये एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस जो है कंपनी का वो 20,000 है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये एस लिमिटेड की बात कर रहे हैं। एस लिमिटेड का मतलब सब्सिडियरी कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये सब्सिडियरी कंपनी की बात कर रहे हैं। सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख है और ओपनिंग बैलेंस जो है वो 20,000 है। अब हुआ क्या है कि कंपनी का जो है लॉस ऑफ गुड्स सोल्ड है दिया हुआ है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर दिया हुआ है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 5,000 दिया हुआ है। ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 5,000 हमें इसमें दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या क्या करना है हमें? अब हमें इसे एडजस्ट करना है। ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय गुड्स बाय, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर जो है ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है हमारा। ठीक है, 5,000 का। अब इसे एडजस्ट करना है। अब इसमें एडजस्ट करने के लिए एक चीज और हमें दिया हुआ है कि कंपनी ने जो है स्टॉक उसमें जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड इन्वेस्ट ऑन, कब करते हैं? 1 अक्टूबर कर रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ अक्टूबर, 1 अक्टूबर। कौन सा ईयर ले रखा है हमने? 2019 में किया है। ठीक है, तो एज इन एस लिमिटेड। ठीक है, इसने जो है इसमें कितना किया है, कब किया है? एस लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2019 में इन्वेस्ट किया है एस लिमिटेड में। तो प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का हमें स्टेट से पता चल गया। तो एक 1 अक्टूबर से पहले वाला जो है वो प्री एक्विजिशन है और 1 अक्टूबर 2019 के बाद वाला जो है पोस्ट एक्विजिशन है। ठीक है, अब ये लॉस ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये हमारा जो है किस में हुआ है? ये प्री वाले, सपोज करो ये पोस्ट वाले पीरियड में हुआ है। ये 1 जनवरी 2020 में हुआ है ये लॉस। ये जो लॉस हुआ है ये कब हुआ है? ये पोस्ट वाले पीरियड में हुआ है। तो अब हमें इसमें करना क्या है? अब हमें इसमें प्री और पोस्ट का वो करना है, और साथ ही साथ में चाहें तो और उसको जो है मेजॉरिटी शेयर और माइनॉरिटी शेयर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें सपोज करो मेजॉरिटी शेयर और माइनॉरिटी शेयर जो है वो 75% है इसका। कितने में कर रहा है? इसने 75%, 80% में कर रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी शेयर जो है 80% हमने सपोज कर लिया है। अब इसमें हमें करना क्या होगा? हमें प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट और लॉस करना है। तो ये हमारा साल का बिगिनिंग है 1 अप्रैल 2019 और ये साल का एंड है 31 मार्च 2020। ठीक है, और जो हमारा एक्विजिशन हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है जो साल के बीच में है। तो 6 मंथ्स हमारे इधर हो गए, 6 मंथ्स हमारे इधर हो गए। साल के शुरू में जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो इसका कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है। साल के शुरू का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 20,000 दिया हुआ है, और साल के लास्ट का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 1 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? ड्यूरिंग द ईयर हो गया 1 लाख माइनस 80,000, वो 20,000। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर हो गया 80,000। ठीक है, 1 लाख माइनस 20,000। अब ये जो 80,000 है ये हमारा बटेगा प्री और पोस्ट में। ये किस में बटेगा? प्री और पोस्ट में। लेकिन प्री और पोस्ट में बांटने से पहले, प्री और पोस्ट में बांटने से पहले हमें इसमें जो है
जो एबनॉर्मल लॉस था, क्या था, एबनॉर्मल लॉस था 5000 का, उसको इसमें से एडजस्ट करना होगा पहले। ठीक है, तो एडजस्ट करने का मतलब लॉस है तो क्या हुआ है, वो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ है, माइनस हो चुका है, तो इसको ऐड बैक करना है। अगर वो गेन है माइनस, अगर हमें गेन दिया हुआ है तो उसका मतलब वो ऐड हो, उसको वापस माइनस करना है। ठीक है, तो अब पहले इसे एडजस्ट करना है, तो लॉस है तो ये डेबिट हो चुका है, माइनस हो चुका है, तो अब इसको वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया हमारा, 80 ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बिफोर abnormal loss, abnormal loss is equal to 80,000 प्लस 5,000। ठीक है, तो ये हो गया 85,000। ठीक है, अब इसमें ये 85,000 आ गया। अब इसमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो अब ये हो गया हमारा, आ गया 85,000। अब इस 85,000 को प्री एक्विजिशन में बांट देंगे और पोस्ट एक्विजिशन में बांट देंगे। तो इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, इज इक्वल टू ये 85,000 का 6/12 प्लस प्री एक्विजिशन में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वो भी ऐड होना है। ठीक है, जो ये साल के पहले का, ये तो है ड्यूरिंग द ईयर वाला 6 मंथ्स का, साथ ही साथ उस साल से पहले का जो अर्न किया हुआ है 20,000, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा प्री एक्विजिशन में। ठीक है, तो ये 20,000 और इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब ये इधर इधर आ गया हमारा, इसका 50% हो जाएगा 42,500, 42,500 प्लस और ये 20,000, और तो ये हो गया हमारा 62,500। तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने के लिए अब जो ये एबनॉर्मल लॉस हुआ था हमें, ये कब हुआ था, एबनॉर्मल लॉस हमें 1 जनवरी 2020 में हुआ था, 2020, यानी कि ये इस पीरियड में हुआ था हमें। एबनॉर्मल लॉस जो हुआ था वो हमें यहां पर हुआ था, एबनॉर्मल लॉस इस पीरियड में हुआ था। तो इसका मतलब हमने ये पूरे साल में से तो निकाल दिया, वापस कर दिया एडजस्ट, लेकिन ये एडजस्ट करने के बाद इसको वापस से वहीं डालना है जो जिस पीरियड में हुआ है। अगर ये प्री एक्विजिशन वाले पीरियड में हुआ होता तो हम इसको यहाँ पे माइनस करते, हम इसको यहाँ पे माइनस करते, और अगर ये पोस्ट वाले में हुआ है तो अब हमें इसे पोस्ट में माइनस करना है, यानी कि पूरे साल में से निकाल के उस पीरियड में डाल दो जिसमें वो हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमने पूरे साल में से इसको वापस एडजस्ट करके सिर्फ इसको वहीं पर कंसीडर कर दिया जहां पे ये हुआ है। इसको हमें हमें डिवाइड नहीं करना, प्री और पोस्ट में एबनॉर्मल को डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पर हुआ है। जिस पर्टिकुलर टाइम पर हुआ है, अगर वो प्री कंस्ट्रक्शन प्री एक्विजिशन पीरियड का टाइम है तो प्री एक्विजिशन पीरियड में कंसिडरेशन में आएगा। अगर वो पोस्ट एक्विजिशन के टाइम में हुआ है तो पोस्ट एक्विजिशन वाले में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पोस्ट में हुआ है तो वो पोस्ट में हम कंसीडर करना है, तो टोटल में से उसको एडजस्ट करके वापस माइनस करना है इसमें। तो अब जो साल का पहले हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने के लिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने के लिए 85,000 को तो हमें वापस डिवाइड करना है 6/12 में। ठीक है, और वापस से इसमें से माइनस कर देना है जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है 5,000 का। ठीक है, तो इज इक्वल टू 42,500 माइनस 5,000, तो ये कितना हो जाएगा 37,500। ठीक है, इसमें क्लियरिटी है, डाउट तो नहीं कोई। अब नॉर्मल लॉस का इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है हम सर एक बार प्री वाला दिखाना। प्री वाला ये रहा, प्री वाले में सिंपली हमने इसको डिवाइड किया है और 20,000 को ऐड कर दिया है, जो प्री मतलब जो 1 अप्रैल को बैलेंस था, पुराना वाला बैलेंस था पिछले साल का, उसको वापस से ऐड कर दिया है। लेकिन हमने इसमें एबनॉर्मल लॉस को माइनस नहीं किया है वापस से। ठीक है, क्योंकि वो पोस्ट वाले में गया है। हमने इसको जो है यहाँ से पूरे साल के में से हटा दिया है एबनॉर्मल को, और इसको हटा करके सिर्फ कहाँ डाल दिया है जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन हुआ है, नीचे पोस्ट एक्विजिशन के बाद वाले में दिखा दिया है। ठीक है, और अगर हम इसको ना करते, ऐसा ना करते तो क्या होता,
ये दोनों सालों में बढ़ जाता, ठीक है, प्री और पोस्ट में दोनों में डिवाइड हो जाता। अगर हम इसको एडजस्ट करके ऐड बैक करके ना करते तो फिर ये भी जो है दोनों प्री में और पोस्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमें जो प्री का है उसको प्री में डालना है, जो पोस्ट का है उसको पोस्ट में डालना है, इसलिए पहले उसको एडजस्ट कर देना है, बाद में वो जिस पीरियड गया उस पीरियड में कर देना है, ठीक है। अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो इसका अपोजिट ट्रीटमेंट हो जाता। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो यहाँ पे एडजस्ट करते टाइम पर ऐड होने के बजाय वो माइनस होता, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और यहाँ पर लास्ट में वो प्लस किया जाता, क्योंकि वो प्रॉफिट है, उसको कंसिडरेशन में लिया जाता, उसको प्लस किया जाता। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें भी जो है एबनॉर्मल का थोड़ा सा दिया हुआ है क्वेश्चन। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ढूंढ लो पहले मैं। ये रहा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं शेयर्स 1 अगस्त 2016 को, ठीक है, 1 अगस्त 2016 को एक्वायर किए हैं। अच्छा, पहले बैलेंस शीट पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, कब की डेट है ये, 2017 का है, 31 मार्च 2017। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ दैट इज लॉस ऑफ 1,50,000। अच्छा, यहां पर बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर 10 ईच है, 5 लाख, 2 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख है, इसमें जनरल रिजर्व एस लिमिटेड का नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस और डिफिसिट दिया हुआ है, 80,000 इसका प्रॉफिट में, और यहाँ पे ये माइनस में है, ये लॉस है। ठीक है, माइनस में है, लॉस में है। इन्वेस्टमेंट 15,000 इक्विटी शेयर्स में हुआ है, ठीक है, और ये 10 ईच के हैं, 2 लाख हैं, तो इसका मतलब कितने शेयर्स हैं, ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 शेयर में से 15,000 शेयर्स हैं। अगर हमें परसेंटेज ऑफ कंट्रोल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, जितने में इन्वेस्टेड है, जितने शेयर्स में इन्वेस्टेड है उसको डिवाइड कर देंगे जितने उसके टोटल शेयर्स हैं एस लिमिटेड के, इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 75%। ठीक है, तो 75% जो है वो परसेंटेज ऑफ कंट्रोल आ गया। अब इसमें क्या है कि ये लॉस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस में हमारा लॉस था, और अब ये लॉस जो है इतना हो गया। तो अब हमें जो ड्यूरिंग द ईयर का निकालना होता है उसको कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था, ड्यूरिंग द ईयर वाले में कैसे किया था उसको कैलकुलेट मैंने डायरेक्ट करके दिखाया था, ये नहीं लिखा था कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना है, तो मैंने इसमें क्या किया था, एंड वाले में, बैलेंस एट द एंड वाले में माइनस करते हैं ओपनिंग वाला। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस एट द एंड में से माइनस करते हैं ओपनिंग वाला। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, प्रॉफिट और लॉस एट द एंड कौन सा है, जो बैलेंस शीट में होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड हो गया, और जो दिया होता है नीचे शुरू में 1 अप्रैल को दिया हुआ है ये इन द बिगिनिंग है, तो वहां तो हमारा प्रॉफिट में था, वहां हमारा प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पे लॉस है। तो अब लॉस है तो सिंपल अपना आसान रखने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो लॉस है तो उसको माइनस में रख देंगे, प्रॉफिट है तो उसको प्लस में रख देंगे। तो यहाँ पे ये लॉस है एट द एंड, तो ये माइनस में हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, और ये प्रॉफिट है प्लस में, ये भी माइनस में है। ठीक है, दोनों ही माइनस में है तो उसको माइनस में करके रखेंगे। अगर कोई एक प्लस में होता, सपोज करो ये तो माइनस में, इधर बैलेंस शीट में प्लस में होता, या बैलेंस शीट में माइनस में, यहाँ पर प्लस में होता,
तो उसका साइन हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो साइन है वो किसका है, वो डिफरेंस का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो साइन है वो डिफरेंस का है। तो ये एंड वाला माइनस डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो उसका ओपनिंग वाला बैलेंस है, ओपनिंग वाला बैलेंस भी उसका माइनस में है तो वो भी माइनस में रख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल रहेगा, फिर हमारा कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं होगी। तो ये 1,00,000 तो माइनस में हो गया, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये प्लस माइनस माइनस होना है, और साइन किसका लगता है, बड़े डिफरेंस जब निकालते हैं तो साइन किसका लगता है, बड़े वाले का लगता है। तो इसका मतलब ये प्लस में है, तो प्लस में आया है, तो ये प्रॉफिट कम आया है हमने साल में। इस साल में ड्यूरिंग द ईयर ये प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 का। अब इसको करना है, 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं वापस, ये थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे समझाता चल रहा हूं मैं। तो देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इसने ये ड्यूरिंग द ईयर बता दिया है, लेकिन डेट नहीं बताई है यहाँ पे कब हुआ है। ठीक है, अब जब डेट नहीं बताई है तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है ये कब हुआ है। तो अब इसको हम क्या सपोज करेंगे, इसको हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये जो हुआ ये हमारा बिगिनिंग वाले में हुआ है। ठीक है, प्री एक्विजिशन में अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा अगर हमें और अपने क्वेश्चन को और सही रखना है तो उसमें नोट में भी लिख देंगे, इट इज अज्यूम दैट इट इज अकर्ड इन द प्री एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर तो ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, लेकिन हमें ये किसी एक पीरियड में, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम में होता है। ये नहीं कि पूरे साल हमें लॉस चल रहा है नॉर्मल, या पूरे साल हमें गेन चल रहा है। एक पर्टिकुलर पीरियड में होगा, या तो एक्विजिशन से पहले वाले में होगा या एक्विजिशन के बाद वाले में होगा। तो जैसा मैंने पीछे यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यहाँ पर तो मैंने ये बाद वाले में इसको एज्यूम यहाँ पे क्वेश्चन में ही रखा था कि हमने कि ये एबनॉर्मल लॉस जो है वो बाद वाले पीरियड में हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो है क्या हुआ है, यहाँ पर बताया ही नहीं है, ये जो है स्पेसिफाई ही नहीं किया कि कौन से पीरियड में हुआ है, बिगिनिंग वाले में हुआ है या एंड वाले में हुआ है। ठीक है, प्री एक्विजिशन में हुआ है या पोस्ट एक्विजिशन में हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, ये प्री में हुआ है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये पूरे साल का है, पूरे साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,000 हुआ है। पूरे साल के प्रॉफिट में से ये निकाल करके एडजस्ट करके ये प्री में डाल देंगे। ठीक है, ये 4,000 जो है यहाँ से निकाल के, तो यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस माइनस होता है। तो अब उसे एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, एड बैक करना है। तो यहाँ पर तो प्लस कर देंगे, प्लस 4,000, और यहाँ पर इस साल में प्री वाले पीरियड में माइनस कर देंगे 4,000। ठीक है, जैसा हमने उसमें पोस्ट वाले में माइनस किया था टोटल में से निकाल के, वैसे यहाँ पे कर देंगे। तो इसमें क्वेश्चन में देख लो आप कैसे इन्होंने सॉल्यूशन किया है। तो प्री एक्विजिशन में ओपनिंग सरप्लस भी आता है जो कि हमारा डिफिसिट था। ठीक है, जो क्या था, डिफिसिट था। तो यहाँ पे इन्होंने जो है इसको माइनस में रखा है, जैसा हमने यहाँ रखा था, जैसा हमने इस क्वेश्चन में रखा था। प्री वाला जब निकाल रहे थे 20,000 को ऐड किया था, क्योंकि वो प्रॉफिट था इसलिए उसको ऐड किया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लॉस है। ठीक है, यहाँ पे लॉस बताया हुआ है, तो इसको हमें ऐड करने के बजाय क्या करना है, इसको लेस करना है। तो ओपनिंग सरप्लस किया हुआ है सर इन्होंने मतलब 4/12 करा है, तो मतलब प्री वाला मतलब 4 मंथ हो गया, और जो मतलब बाकी बचा पोस्ट है वो 8 मंथ का हुआ ना। वो बता रहा हूं। तो यहाँ पे ये माइनस में इसलिए 1,50,000 रख दिया है। अब ये तो हो गया कौन सा वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे ये लिया था 20,000। अब ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं, तो जो ड्यूरिंग द ईयर वाला होगा उसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। अब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड करने के लिए हमें ये देखना है कि हमने एक्विजिशन कब किया था। तो एक्विजिशन की डेट इसमें बताई हुई है, क्या डेट बताई है, 1 अगस्त बताई है। क्या बताई है, 1 अगस्त बताई है। ठीक है, एक्विजिशन में जो हमने ये शेयर एक्वायर्ड किए हैं 1 अगस्त को किए हैं। अब ये साल एंड कब होता है, साल एंड होता है 31 मार्च को, और शुरू कब होता है, 1 अप्रैल को। अब जो शुरू वाला पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से डेट ऑफ एक्विजिशन तक हो जाएगा। 1 अप्रैल से डेट ऑफ एक्विजिशन तक कितने मंथ हो जाते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 1 अगस्त है तो अगस्त काउंट नहीं होगा। अगर ये 31 अगस्त होता तो अगस्त को काउंट करते, तो इसलिए सिर्फ जुलाई तक होगा। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक
हमारे कितने मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं। तो इसलिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा 4/12 में। तो पहले तो ये हमारा 50,000 हो गया ड्यूरिंग द ईयर। ये कैसे निकाला था, ये मैंने यहाँ पे निकाल के बताया तुम लोग को कि एंड वाले में से ओपनिंग वाला माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 50,000 है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 50,000 आ गया। फिर इसमें ये 4,000 हमने क्या किया है, इसको एडजस्ट किया है, कौन से वाले को, एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट किया है। ठीक है, अगर ये एबनॉर्मल गेन दिया होता तो इसको माइनस करते, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना होता है। उसके बाद इसको हमने क्या किया है, 4/12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। ठीक है, क्या ध्यान से करना है कि ये जो 4/12 करेंगे हम, ये एडजस्ट करने के बाद वाले का करेंगे। ठीक है, सिर्फ 50,000 का नहीं करेंगे, जब ये एडजस्ट हो जाएगा 54,000 का करेंगे, 54,000 का 4/12 करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरे का हमारा 4/12 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर डेट नहीं बताया कि ये एबनॉर्मल लॉस हो कब रहा है, तो इसको हमने एज्यूम ये कि ये कर लिया है कि ये प्री वाले में हुआ है, तो इसलिए वापस से यहाँ पे 4,000 पूरा माइनस कर दिया गया है। ठीक है, अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो पहले तो 50,000 में ये वाला 4,000 प्लस करना है, तो ये कितना आ गया, सॉरी 50,000 में प्लस करना है 4,000 को, ये हो गया 54,000। ठीक है, अब 54,000 का 4/12 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आया, 18,000 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये करना है, अब नॉर्मल लॉस को हटाना है यहां से वापस, तो -4,000, तो ये कितना हो गया, 14,000 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये। यस तो 14,000 तो ये ड्यू साल का प्रॉफिट में से आ गया, और 1.5 लाख रुपए जो है ये लॉस है जो हमें बिगिनिंग वाला है, तो इसको यहां से माइनस कर देंगे 1.5 लाख, तो ये एक 1,36,000 माइनस में आया है, यानी कि ये हमारा लॉस में रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्री एक्विजिशन डिफिसिट हो गया, प्री एक्विजिशन डिफिसिट हो गया। अब इसमें जनरल रिजर्व तो हमारा कुछ है नहीं गिवन, जनरल रिजर्व तो यहाँ पे ब्लैंक है, जनरल रिजर्व कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे शेयर कैपिटल को इसमें ऐड कर देंगे। तो जो शेयर है, और इसमें हमारा माइनॉरिटी वो मेजॉरिटी इंटरेस्ट, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी इसे डिवाइड करना होगा पहले तो, उसके बाद जब हम उसमें शेयर कैपिटल ऐड करेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी में मेजॉरिटी का कर देंगे, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी का कर देंगे। तो इसको करने के लिए हमारा परसेंटेज ऑफ होल्ड कंट्रोल जो है, परसेंटेज ऑफ कंट्रोल 75% आया था, तो इसको 136 का 1,36,000 का 75% कर देंगे, और 1,36 का 25% मेजोरिटी के लिए, शेयर ऑफ एच लिमिटेड के लिए इसको कर देंगे, तो ये माइनस का 1,02,000 आया। माइनॉरिटी के लिए 25% कर देंगे, तो वो 34,000 आएगा माइनस का। ठीक है, अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसी तरह से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को भी करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए यहाँ पे इन्होंने मिस प्रिंटिंग कर दी, ये ब्रैकेट लगेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था इसको, जैसा हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था ऊपर वाले में, प्री वाले में 4,000 को एडजस्ट किया था, उसी तरह से पोस्ट वाला निकालते टाइम पर भी एडजस्ट करना है। तो ये प्लस कर देंगे 54,000। अब 54,000 का 8/12, 4 मंथ हमारे प्री में गए, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से 31 मार्च हमारा पोस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो जो कि कितना हो रहा है, 8 मंथ्स हो रहे हैं। तो 4 मंथ्स प्री में चले गए, तो पोस्ट में कितने, 8 मंथ्स, तो इसलिए यहाँ पे 8/12 रखा गया है। और ये 50,000 प्लस 4,000 ये एडजस्ट किया है एबनॉर्मल लॉस को, उसके बाद हमें 8/12 करना है। ठीक है, तो 8/12 करने के लिए क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, प्लस करके 8/12 कर देंगे, तो ये कैसा होगा, 54,000 हो जाएगा प्लस करके, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 36,000 आ जाएगा। तो यहां पर ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। उसके बाद इसको ही जो है शेयर ऑफ एच लिमिटेड 75% कर देंगे, और शेयर ऑफ एस लिमिटेड
25% कर देंगे, तो 75% और 25% करके ये हमारा आ जाएगा 36,000 इंटू 0.75, 27,000 आ जाएगा, और इसी तरह से 25% 9,000 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे, जो हमने इन्वेस्ट किया है, कितना रुपए इन्वेस्ट किया, वो कहां से पता चलता है, वो इसके बैलेंस शीट में पता चलता है कि कितना इन्वेस्ट किया है। तो ये यहां पर बताया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, 1,20,000। तो ये बैलेंस शीट से पता चलता है, जो हमारा एच लिमिटेड के एसेट साइड में दिया होता है, कितना हमारा कॉस्ट हमने लगाया है इन्वेस्ट करने में। ठीक है, तो ये 1,20,000 है, तो 1,20,000 हम इसको नीचे लिख लेंगे, 1,20,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1,20,000। उसके बाद लेस करना होता है कितना हमारा शेयर है पेड अप कैपिटल में, तो 2 लाख टोटल शेयर कैपिटल थी, उसका 75% जो हमारा परसेंटेज ऑफ कंट्रोल है 1.5 लाख रुपए आ गया। उसके बाद शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था, जो हमारा ये सिर्फ उसका था एच लिमिटेड का, ये वाला। ठीक है, 1,02,000, तो ये 1,02,000 यहां से माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, और इसको हम अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहां रख सकते हैं माइनस में, क्योंकि ये लेस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे 1.5 लाख रुपए माइनस में आएगा, और ये जो माइनस में है वो प्लस में आएगा 1,02,000। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, 1,02,000 प्लस में आ जाएगा। या फिर सिंपली ये कर सकते हैं कि इसको पहले इनर कॉलम में एडजस्ट कर लो, प्लस माइनस कर लो, और फिर उसके बाद जो निकल के आए उसको रख लो। ठीक है, तो ये प्लस का रख लिया, ये माइनस का रख लिया, इन दोनों में डिफरेंस निकाला, 48,000 यहाँ पे आ गया। अब ये 48,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करके ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा तो गुडविल, माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो ये गुडविल हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर कैपिटल 2 लाख का 25% 50,000। उसके बाद शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस में है, और शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस में है, इनको एडजस्ट कर दिया तो ये हमारा 25,000 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है एच लिमिटेड वाला, वो हमारा बैलेंस शीट में चला जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आता। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और ये निकालना था, बैलेंस शीट यहाँ पे बनानी नहीं थी। तो अगर हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी होती तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ये गुडविल है ये इंटेंजिबल एसेट्स में चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो था, सॉरी प्री एक्विजिशन नहीं, पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट निकल के आया था एच लिमिटेड का, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो निकल के आया था इसका एच लिमिटेड का, ये वाला 27,000, ये क्या होगा, ये जो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस होगा एच लिमिटेड का उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, एडेड टू P&L ऑफ एच लिमिटेड। ठीक है, कौन सा वाला, पोस्ट वाला। ठीक है, प्री वाला तो कहीं नहीं दिखेगा, प्री वाले को हमने गुडविल में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। एबनॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का इसका अपोजिट ट्रीटमेंट होता है। जहां पे हमने एबनॉर्मल लॉस को माइनस किया, वो क्या है, प्लस किया, एड बैक किया, तो वो एबनॉर्मल गेन होता तो वो माइनस हो जाता, और जहां पे हमने उसे एबनॉर्मल लॉस को माइनस करना होता है वहीं पर अगर वो गेन होता तो वो प्लस हो जाता। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बाकी मैं ये तो हर क्वेश्चन में होगा ही होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है। लेकिन जो एडिशनल जो है क्वेश्चन का वो यही है कि तुम्हें या तो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन दिया होगा डेटर क्रेडिटर का, या फिर तुम्हें ये दिया होगा एबनॉर्मल लॉस और गेन का, या फिर तुम्हें जो है एसेट्स का रिवैल्यूएशन का दिया होगा, या फिर डिविडेंड का दिया होगा। ये चार चीजें आ सकती हैं जो ये वहां पे हमने ये दी है ना, ये ऊपर जो है ये वाला डेटर क्रेडिटर का आ सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आ सकता है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक आ सकता है, ठीक है, और लोन का आ सकता है। ये चीजें आ सकती हैं इसके अलावा, ठीक है। तो इनको जो है क्लियरली जो है वो समझना है अच्छे से। एबनॉर्मल लॉस का थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है।
इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। इक्विटी कैपिटल तो होता ही होता है, हर क्वेश्चन में ही होगा, लेकिन अगर प्रेफरेंस कैपिटल होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना होगा वो देख लेते हैं। ऐसा तो कोई क्वेश्चन अभी मेरे सामने आया नहीं, लेकिन ये जो है जो एग्जाम में आया हुआ है ना पुराने वाले में, उसमें मैंने कोई क्वेश्चन तो अभी देखा नहीं है प्रेफरेंस कैपिटल का, लेकिन ये फिर भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अब की बार ये आ जाए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज डिवाइडेड बिटवीन माइनॉरिटी एंड होल्डिंग कंपनी, ठीक है। जैसा हमने ये डिवाइड करते हैं ना शेयर कैपिटल को, इक्विटी कैपिटल को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी और होल्डिंग में, होल्डिंग शेयर में, वैसे ही इसको भी डिवाइड करना है। तो शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज एडेड टू माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी शेयर है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, जो हम कैलकुलेट करते हैं ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो जो माइनॉरिटी हो गया प्रेफरेंस शेयर में वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा। शेयर ऑफ होल्डिंग इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम होल्डिंग्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन subsidiaries preference share capital and added to cost of control, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, ये जो होगा शेयर ऑफ होल्डिंग इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम होल्डिंग्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो होल्डिंग्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वहां से माइनस होगा, यानी कि जो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो जैसा हम इसको माइनस कर देते हैं ना, हटा देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको यहां से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह से प्रेफरेंस का भी होगा अगर इन्वेस्टमेंट, जैसे ये इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट बताया है यहाँ पे, इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्टमेंट बताया होगा, तो उसको भी वैसे ही वहां से माइनस कर देंगे जैसे इक्विटी का माइनस करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको प्रेफरेंस एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में उसको ऐड कर देना है, जो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट इक्विटी का करना होता है यहाँ से माइनस करके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम उसको रख लेते हैं ऊपर, जैसे 1,20,000 रुपए हमने यहाँ पे रख लिया ना, ये 1,20,000 रुपए हमने यहाँ पे रखा ना, तो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर रख देंगे, जितना भी हमारा होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के फिर होगा, तो जो बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट में से हटा देना है और यहाँ पर उसको ऐड कर देना है, सिर्फ कौन से वाले को, होल्डिंग पार्ट वाले को, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 75, इसमें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उससे परसेंटेज ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग नहीं करना होता है, इसमें जितना इन्वेस्टमेंट बताएगा उतना करेंगे, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर को उतना हटाएंगे जितना उसमें बताएगा कि इतना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ डिबेंचर्स इन सब्सिडियरी कंपनी। डिबेंचर्स का भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, डिबेंचर का जो ट्रीटमेंट है वो सेम लोन की तरह होगा, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाया होगा वहां से माइनस कर देंगे, और जो हमारा उसमें लोन में दिखाया होगा वहां पर डिबेंचर्स में दिखाया होगा सब्सिडियरी कंपनी में, वहां से उसको माइनस कर देंगे। तो दोनों तरफ से इसको माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में से माइनस कर देंगे होल्डिंग कंपनी के, और डिबेंचर्स वाले पार्ट में से माइनस कर देंगे सब्सिडियरी कंपनी के, ठीक है। तो लोन की तरह अगर होल्डिंग कंपनी होल्ड्स डिबेंचर्स इन सब्सिडियरी कंपनी और वाइस वर्सा, या इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे भी वो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, एसेट और लायबिलिटी में दोनों जगह से वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑल्सो टू बी कैंसल्ड। अगर बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो उसको भी हम उसको कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ये वो लायबिलिटी होती है जो कि अराइज होती है या नहीं भी होती है, ठीक है, लेकिन ये हो सकती है, ये ऐसी लायबिलिटी है जो हो सकती है। सपोज करो कि केस चल रहा है कि हो सकता है कि वो केस हमें वो हार जाए, उसका पेमेंट करना पड़ जाए हमें, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने जो है बिल्स रिसीवेबल जो है, बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करा रखा है बैंक से, ठीक है, और अब अगर वो उसने डिफॉल्ट कर दिया तो वो हमें पे करना पड़ सकता है। तो जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हो जाता बिल्स रिसीवेबल का, हमने अगर वो बैंक से डिस्काउंट करा रखा है तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में हम दिखाते हैं, ठीक है। इट कुड बी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ डिस्काउंट, बिल्स डिस्काउंटेड में हो सकता है, या कोई गारंटी ली हो सकती है हमने, ठीक है, या एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकता है, या अनकॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, कुछ भी हो सकता है ये।
इट कैन बी एक्सटर्नल, दैट इज बिटवीन ग्रुप्स, होल्डिंग और सब्सिडरी एंड थर्ड पार्टी। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल्स के बीच में हो सकता है, वो बिटवीन ग्रुप्स यानी कि होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में भी हो सकता है जो कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो सकता है। और इट कैन बी इंटरनल टू द ग्रुप बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडी। ऑन कंसोलिडेशन, जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, जो एक्सटर्नल कंटीजेंट लायबिलिटी होती हैं वो विल बी शोन यूजुअली एज अ नोट टू द बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो किस में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाया ही नहीं जाता, ये नोट्स में ही दिखाया जाता है। लेकिन अगर कंटीजेंट लायबिलिटी इज इंटरनल, अगर इंटरनल है, इट कैन नॉट बी सेड टू बी कंटीजेंट, फिर वो कंटीजेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वन ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल टू पे फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एच लिमिटेड है, उसका बिल्स पेबल है 7,000 का टू एच लिमिटेड को, ऑफ देम एच लिमिटेड उसमें से 4,000 का डिस्काउंट करा लिया है ड्यूरिंग द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर एच लिमिटेड का जो है बिल्स पेबल शो हो रहा है 7,000 रुपए, और एस लिमिटेड का जो बिल्स रिसीवेबल शो हो रहा है वो 3,000 रुपए। तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो 4,000 की होगी। तो कॉमन 3,000 जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों भी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल से, और जो 4,000 जो होगा वो इज द लायबिलिटी ऑफ ग्रुप टूवर्ड्स द बैंक एंड इज नो लॉन्गर कंटीजेंट, और वो अब कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं रहेगी। व्यू पॉइंट ऑफ कंसोलिडेशन बैलेंस शीट, दिस विल नॉट अपीयर एज अ नोट 4,000 इन कंटिन्यू टू बी द बेल शोन इन बैलेंस ऑफ। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा न्यूमेरिकली समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल समझने के लिए वही एग्जांपल हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं जो इसमें बताया हुआ है। तो सपोज करो ये एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है और ये एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है, नीचे बना लेते हैं। छोड़ो, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है। एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो है बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ शो होते हैं? एसेट साइड में शो होते हैं। बिल्स रिसीवेबल 7,000 के हैं। ठीक है, और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है नीचे, नीचे एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है। इसमें जो बिल्स पेबल शो होंगे कितने के? 7,000 के। अब क्या हुआ कि कंपनी ने जो है 4,000 के, एच लिमिटेड के तो बिल्स रिसीवेबल थे, इसने 4,000 के जो है डिस्काउंट करा लिए बैंक से। इसने क्या किया? डिस्काउंट करा लिए बैंक से। तो अब जो है हमारे 7,000 नहीं बचे, अब कितने बचे? 3,000 रुपए के बिल्स रिसीवेबल बचे, और 4,000 हमने डिस्काउंट करा लिया। अब ये 4,000 जब हमने डिस्काउंट करा लिए, तो फ्यूचर में क्या है, हो सकता है कि एस लिमिटेड उसको पे ना करे, तो वो हमारे अकाउंट से ही कटेंगे। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के शो की तरह शो होगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, 4,000। तो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे नोट में शो होगा बैलेंस शीट के बाहर, जब तक के उसकी डेट कम फाइनल ना आ जाए। तो अब बैलेंस शीट में हमारा क्या है? बिल्स रिसीवेबल 3,000 के और कंटिंजेंट लायबिलिटी 4,000 की। और जो ये बिल्स रिसीवेबल थे ये टोटल 7,000 के इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन था। ठीक है, ये क्या था? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन था, उसके लिए था। यानी कि ये जो बिल्स पेबल है ये एच लिमिटेड को पे करने हैं, ये बिल्स रिसीवेबल जो है ये एस लिमिटेड से थे, लेकिन इसने 4,000 के जो है डिस्काउंट करा लिए। लेकिन जब हम इसे कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है, जब हम इसे कंसोलिडेट करेंगे तो उस टाइम पर इसमें कॉमन अब कितना है? तो 4,000 का तो डिस्काउंट करा चुके हैं, तो कॉमन जो है वो सिर्फ कितना बचा? वो 3,000 रुपए का कॉमन बचा। तो जब हम इसको कंसोलिडेट करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा? इसमें से यहां से 3,000 माइनस हो जाएंगे और यहां से भी 3,000 माइनस हो जाएंगे। ये 4,000 अब माइनस क्यों नहीं करेंगे ये वाले इसमें से? ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब ये लायबिलिटी जो है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन नहीं रही है, इसने जो पैसे ले चुका है बैंक से। अब ये 4,000 रुपए जो है इसे ये इसको नहीं देने, ये इसको एच लिमिटेड को नहीं देने। अब ये किसको देने? अब ये किसको देने? ये बैंक को देने हैं, जो यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी शो हो रही है। तो अब ये हम एक्चुअल लायबिलिटी के तौर पे दिखाना शुरू कर देंगे बिल्स पेबल के नाम से, और ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो वहां से हट जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां से बिल्स रिसीवेबल जो है वो अब कुछ भी शो नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल ही शो नहीं होगा, और बिल्स पेबल में हमारे बाकी के 4,000 रुपए शो होंगे सिर्फ। ठीक है, कंसोलिडेटेड वाली में। क्लियर है ये वाला? सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देता हूँ, चलो। तो सपोज करो एक हमारा एच लिमिटेड है और एक हमारा एस लिमिटेड है। एच लिमिटेड को जो है इसने जो है बीआर दिया बना करके 7,000 रुपए का,
ठीक है, इसने एक्सेप्ट करके वापस लौटा दिया 7,000 रुपए का BR। तो इसके लिए क्या है, ये BR हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया 7,000 रुपए का। इसके लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया 7,000 रुपए का। ठीक है, अब ये एक फ्यूचर डेट पे इनको पे करना है, ये पे करेगा और ये रिसीव करेगा। लेकिन इसने क्या किया, एच लिमिटेड ने ये की गया बैंक के पास, इसको इसने डिस्काउंट करा लिया, कितने का, 4,000 रुपए का। पूरा नहीं कराया, सिर्फ 4,000 का कराया है। ठीक है, या चलो पहले पूरा 4,000 का करा लिया इसने। अब इसके जो है ये 3,000 4,000 रुपए से मिल गए। अब इसके लिए बिल रिसीवेबल कितना बचा, सिर्फ 3,000 रुपए बचा। ठीक है, लेकिन इसके लिए बिल्स पेबल तो 7,000 ही, क्योंकि फ्यूचर डेट पे जब इसकी डेट आएगी तो बैंक इसके पास आएगा इससे लेने के लिए, लेकिन हो सकता है ये ना दे, तो इसलिए तब तक ये जो है बिल्स रिसीवेबल का जो है डिस्काउंटेड जो है ये नोट में दिखाता रहेगा, एच लिमिटेड 4,000 रुपए कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे। हो सकता है यहाँ पे ये डिसऑनर हो जाए तो इसको पे करना पड़ेगा फिर वो, ठीक है, एच लिमिटेड को पे करना पड़ेगा। तो कंटिजेंट लायबिलिटी जब तक कंसोलिडेशन नहीं हुआ होगा तब तक ये इसके कंटिजेंट लायबिलिटी में रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको दिखाया था यहाँ पर कंटिजेंट लायबिलिटी में। ठीक है, और यहाँ पे 3,000 रहेगा बिल्स रिसीवेबल में, जबकि बिल्स पेबल इसका 7,000 ही है एस लिमिटेड का, क्योंकि इसने तो अभी पे नहीं किया है। तो लेकिन जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो दोनों तरफ कितना है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का 3,000 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, 4,000 रुपए तो इसका यहाँ से हट गया, तो 3,000 रुपए ही बचा हुआ है सिर्फ कंटिजेंट लायबिलिटी। तो जब कंसोलिडेशन करेंगे तो 3,000 रुपए दोनों तरफ से हट जाएगा, और जो बाकी 4,000 रुपए है ये जो लायबिलिटी टूवर्ड बैंक रहेगा, क्योंकि वो डिस्काउंट करा चुके तो अब ये पे करना है बैंक को। तो जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का इक्वल अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो है वो बचा रह जाएगा, और जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो हट जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे ये होता, पूरा ही डिस्काउंट करा लेता, यहाँ पे कुछ भी ना बचता, बिल रिसीवेबल पूरा 7,000 रुपए डिस्काउंट करा लेता, तो यहाँ पे हमारे 7,000 रुपए रहते कंटिजेंट लायबिलिटी में। ठीक है, तो जब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है नहीं और बिल्स पेबल में 7,000 है, तो अब वो बैंक को ही पे करने हैं, तो फिर यहाँ पे पूरा 7,000 का ही लायबिलिटी आता बिल्स पेबल का। ठीक है, अगर कुछ डिस्काउंट नहीं कराता तो दोनों तरफ उतना रहता 7,000 रुपए, तो वो पूरा 7,000 रुपए ही बाकी कैंसिल हो जाता, क्योंकि वो दोनों तरफ होता। ठीक है, यस सर। अच्छा अब आगे देख लेते हैं, ये हो गया कंटिजेंट लायबिलिटी का। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ठीक है, क्योंकि ये भी समझने वाली चीज है, इसका भी एडजस्टमेंट जो है ज्यादातर क्वेश्चंस में मैंने देखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी था ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का, लेकिन मैंने वहां पर छुड़वा दिया था क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि अभी हम बेसिक्स में चल रहे थे। ठीक है, तो अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता क्या है, रिवैल्यूएशन एसेट मतलब एसेट्स की वैल्यू को रिवैल्यू किया जाता है, ये तो बढ़ाई जाती है या घटा दी जाती है। अब वो रिवैल्यूएशन एसेट हो सकता है एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग हो, ठीक है, या फिर हो सकता है बाद में हुआ हो, पोस्ट एक्विजिशन वाले में हुआ हो। तो अगर वो एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग है या उससे पहले है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो है ऑन रिवैल्यूएशन वो एडजस्ट हो जाएगा प्री वाले में। लेकिन अगर वो बाद में हुआ है तो वो पोस्ट वाले में होगा। ठीक है, ये सेम ऐसे ही है जैसे एबनॉर्मल लॉस और गेन का हमने किया था। तो रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स of subsidiary company changes the asset values and shareholders fund of the subsidiary company। ठीक है, तो क्या करता है, ये एसेट्स की वैल्यू को चेंज कर देता है और शेयर होल्डर्स फंड को भी एडजस्ट कर देता है। तो अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, ठीक है, वो कैसे, वो इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है उसको हम कितना हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स और उसका बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स में के बीच में। ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेट पे उसकी बुक वैल्यू क्या है और रिवैल्यू क्या हुआ है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसमें डिफरेंस निकाल के पता चलता है इंक्रीज हुई है वैल्यू या डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक का बेसिक बात है, रिवैल्यूएशन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का मतलब पता है सबको कि एसेट्स अगर वैल्यू बढ़ जाए तो इंक्रीज हो गई, घट जाए तो डिक्रीज हो गई। हमारे बैलेंस में जो है वो बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ था 1 लाख का, जब उसको रिवैल्यू किया गया तो वो 1,50,000 की हो गई। तो ये कहा जाएगा ये रिवैल्यू हो गई, इंक्रीज हो गई, रिवैल्यूड हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब यहाँ पे इंक्रीज अगर निकालना हो, कितनी इंक्रीज हुई, तो दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, 50,000 रुपए इंक्रीज हो गई।
ठीक है, या अगर 1.5 लाख से 1 लाख हो गई तो उसमें क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा, वो इसका मतलब हो गया डिक्रीज हो गई 50,000 से। तो अब जो इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है एसेट्स में, उसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं लाइक प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, अगर डेट मेंशन नहीं है कब हो रहा है, तो हम उसको प्री एक्विजिशन पीरियड का ही मानेंगे, प्री एक्विजिशन पीरियड का ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर डेट ऑफ एक्वायरिंग भी हुआ है तब भी प्री में करेंगे, अगर कोई जिक्र ही नहीं हुआ है उसका कि कब हो रहा है रिवैल्यूएशन, तब भी उसको प्री एक्विजिशन वाला ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल और सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन arising out of revaluation of revaluation should be deducted or added from or to post acquisition profits। ठीक है, अब इसकी वजह से जो हमारा सेविंग्स हुआ है या एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या होगा, सेविंग्स होगा या एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, उसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एडजस्ट करना होगा। ठीक है, सेविंग्स या फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर वाली बात तो समझ में आती है कि वैल्यू बढ़ी होगी तो प्रॉफिट और लॉस में ऐड हुई होगी, और वैल्यू घटी होगी तो प्रॉफिट और लॉस में डिडक्ट हुई होगी। लेकिन ये वाली जो बात यहाँ पे आई है, ये एडिशंस और सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, एडिशन और सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन टू द डेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और ये कब से कब तक की कैलकुलेट की जाएगी, जब से रिवैल्यूएशन हुआ है और जब से बैलेंस शीट क्लोज हुई है। तो अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, क्या प्रैक्टिकल बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब सपोज करो साल के शुरू में मशीन की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए थी, मशीनरी की वैल्यू कितना थी, 1 लाख रुपए थी। ये साल के लास्ट में की बात तो अभी कर ही नहीं रहे, चलो। तो साल के शुरू में यहां पर ये रिवैल्यूएशन हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है, कितना हो गया रिवैल्यूएशन, इसकी वैल्यू हमने लगा दी 1.5 लाख रुपए। कितनी लगा दी, 1.5 लाख रुपए रिवैल्यू हो गई। साल के शुरू में कितनी वैल्यू थी, 1 लाख रुपए थी। ठीक है, इसको रीवैल्यू कर दिए करके कितना कर दिया गया, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अब इसमें यह होगा कि चलो पहले डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन जो है इसका 10% का है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट करना है, अब ट्रीटमेंट होगा क्या है इसका। अब ये 1 लाख रुपए की थी तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगना था, 1 लाख रुपए लगना था। तो 1 लाख रुपए नहीं, सॉरी 1 लाख रुपए पर लगना था, तो 1 लाख रुपए पर 10% डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10,000 रुपए लगेगा। ठीक है, अगर इसको प्री और पोस्ट में बांटें, अगर हम इसको 6-6 महीने दोनों तरफ ले रहे हैं, तो प्री और पोस्ट में बांटें तो आधा डेप्रिसिएशन यहां लगना है 5,000 का और आधा डेप्रिसिएशन यहां लगना है 5,000 का। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, इसको रीवैल्यू करा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, रीवैल्यू करा दिया गया। रीवैल्यू करा के अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हो गई। तो अब जो यहाँ पे आगे का डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख पे नहीं लगेगा, अब वो किस पे लगेगा, वो 1.5 लाख पे लगेगा। क्यों, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हुई है और जहां से चेंज हुई है वहां से ही डेप्रिसिएशन जो है न्यू वैल्यू पे लगेगा। अब इसकी 1.5 लाख की वैल्यू पे लगेगा, ना के 1 लाख पे, तो 1.5 लाख पे 10% लगेगा। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड अब कम है, 6 महीने का है, तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का लगेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 15,000 और इसका आधा 7,500। अब लगना कितना था पहले, अगर रिवैल्यूएशन नहीं होता तो लगता 5,000, लेकिन अब रिवैल्यूएशन हो गया तो आगे के 6 महीने का लग रहा है 7,500। तो अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन तो जो अब लगेगा, और जो डेप्रिसिएशन पहले लगता 5,000 लगता, तो अब ये माइनस करेंगे तो अब 2-2,500 रुपए ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात चल रही है यहाँ पे। क्लियर है ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें वही बात यहाँ पर दोबारा से पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी चेंजेस द एसेट वैल्यूज एंड शेयर होल्डर्स फंड ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, क्या करता है ये, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड को चेंज कर देता है और कंपनी के एसेट्स की वैल्यूज को चेंज कर देता है। इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, वो कैलकुलेट किया जाता है न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू में डिफरेंस निकाल करके।
ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेट पर सिंपली। तो यहाँ पर ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर हमें इसमें दोनों में डिफरेंस, रिवैल्यूएशन का डिफरेंस निकालना हो तो वो 1.5 लाख और 1 लाख के बीच में निकालेंगे। तो 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो ये 50,000 हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जनरली इसको क्या करते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और लॉस में हम कंसीडर करते हैं सब्सिडरी के। तो ये जो भी हमारा 50,000 रुपए बढ़ा, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, ये प्री एक्विजिशन में ले जाएंगे। ठीक है, 50,000 जो बढ़ा वो प्री एक्विजिशन में ले जाएंगे। और जो एडिशन या सेविंग्स होगा डेप्रिसिएशन में, वो कहाँ ले जाएंगे, वो पोस्ट एक्विजिशन में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 50,000 का बढ़ा, ये तो चला जाएगा प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट में। ठीक है, और जो ये 2,500 रुपए का से ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये कहां जाएगा, पोस्ट वाले में चला जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन इसमें हमारे पास होगा तो वो देख लेते हैं। इस वाले में तो नहीं था, शुरू से आ जाओ। Accept 500 in favor of S Limited. One of it, including the fund that was included as transfer to S Limited to reserve out of current year's profit. S Limited. Journal of Balance. Non-current investments, current liabilities. सत्रह से 18 वाले में तो है नहीं क्वेश्चन ये वाला इस तरह का। इसमें देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इतना है, जनरल रिजर्व इतना है, डिक्लेयर डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर्स, डिक्लेयर रिसीप्ट्स ऑन डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस, इशू 2 शेयर्स और एवरी 5 शेयर्स। इसमें नहीं, मॉड्यूल्स में देख लेते हैं। बोनस शेयर का है, डिविडेंड का है, प्रपोज डिविडेंड का है। ठीक, 2-3 ट्रीटमेंट और रह गए हमारे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उनको जरूर कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन उसके तो करोगे ही करोगे, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस तो करो ही करोगे, जो मॉड्यूल्स में वो भी जरूर करना है। यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर गॉट लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस का दिया हुआ है, फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी पेड, इतना वापस पे कर दिया है उसने। तो क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड, तो जब इसने देखो यहाँ पे ये लॉस, गुड्स लॉस बाय फायर हुए थे, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया और कंपनी ने इतना पे कर दिया 4,000, तो ये नेट जो है उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि 8,000 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, पूरे को नहीं करेंगे। अगर इनकी डेट्स दी होती, पेमेंट की डेट अलग होती, उसकी डेट अलग होती, तो उसको फिर अलग अलग ट्रीट करना पड़ता। Creditors of S Limited include इतना for goods purchased S Limited which earn profit इतना of them goods for इतना और stock। Unrealized profit ये रहा। S Limited had a balance of 16,000 its surplus on 1st April 2018. Profit have been earned uniformly throughout the year. On 1st April, H Limited revalued में क्या किया, इंक्रीज हुआ है फिक्स एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड बाय 40%। ठीक है, फिक्स एसेट्स को 40% से इंक्रीज कर दिया गया। कब करा गया, 1 अप्रैल 2018 को किया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 2018। और बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 मार्च 2019 है।
तो 1 अप्रैल को ही कर दिया गया तो पूरे साल का है, तो सारा का सारा हमारा डेप्रिसिएशन में चेंज तो बाद में ही आएगा, ठीक है। और कितना चेंज किया गया, 40% बुक वैल्यू को चेंज किया गया। तो जो लेकिन इंक्रीज जो हुआ है वो प्री एक्विजिशन में काउंट होगा, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की बुक वैल्यू थी जो कि अभी भी एडजस्ट नहीं हुई है, यानी कि अभी भी जो है वो हमारा रिवैल्यूएशन से पहले वाली वैल्यू पे ही शो हो रहे हैं। ये जो फिक्स्ड एसेट्स जो शो हो रहे हैं यहाँ पे 1,90,000 ये पहले वाली पे ही शो हो रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन पहले वाली पे तो शो हो रहे हैं, लेकिन ये 1,90,000 आ गया, कितना आ गया, 1,90,000, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये 2 लाख वैल्यू थी, तो इसका मतलब बाकी क्या है, 10,000, बाकी 10,000 का जो है वो डेप्रिसिएशन लगा होगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है हमें वो देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन जो हुआ है 40% का हुआ है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 40% कितना हो गया, 80,000। तो 80,000 जो इंक्रीज हुआ होगा वैल्यू में उसको हम करेंगे प्री वाले में, फिर 10% डेप्रिसिएशन हमें और लगाना पड़ेगा 80,000 पे, तो 8,000 का डेप्रिसिएशन और चार्ज करना पड़ेगा। तो वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो होगा पोस्ट वाले में, ठीक है। वो पूरा 8,000 का पोस्ट वाले में देखेंगे कि कब हमारा यहाँ पे वो हो रहा है, क्या कहते हैं, बॉट कर रहा है शेयर्स को। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डेट बताई हुई नहीं है, तो जब इन्वेस्टमेंट की डेट नहीं बताई हुई होती तो उसको हम यही मान लेते हैं कि साल के शुरू में ही वहां पर हो गया है इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है शुरू में हो गया, लेकिन यहाँ पे बताई हुई भी है 1 अप्रैल को बताई हुई है। तो यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो पोस्ट वाले में ही करेंगे, और जो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा वो पोस्ट वाले में होगा, और जो उसका ट्रीटमेंट होगा रिवैल्यूएशन का वो प्री वाले में होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। तो सरप्लस जो है वो 40,000 है, इसका सरप्लस 40,000 है। तो एस लिमिटेड का लेकिन इसका सरप्लस 1 अप्रैल को 16,000 था। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 24,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर 24,000 रुपए हुआ है। तो ड्यूरिंग द ईयर 24,000 रुपए हुआ है, तो इसमें 1 अप्रैल को ही हो रहा है, तो ये पूरा 24,000 रुपए पोस्ट हो गया, क्योंकि साल के बीच में तो कोई फ्रैक्शन आ ही नहीं रहा है हमारा, तो ये पूरा पोस्ट हो गया और ये पूरा प्री हो गया, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करना है, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट इसमें नहीं है, सिर्फ यही ट्रीटमेंट है इसमें एसेट्स का, तो वही हमें करना है। तो सिर्फ यही है, तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो वर्किंग नोट में परसेंटेज ऑफ कंट्रोल कैसे निकालेंगे, कितने में इन्वेस्ट है, 18,000 शेयर्स में इन्वेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 10 रुपीज ईच का है, तो 20,000 है। तो 18,000 तो शेयर्स हैं इसके, और 20,000 जो है वो इसके टोटल है, तो 90% जो है वो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंट्रोल आ गया। सबसे पहला काम तो यही होता है कि परसेंटेज ऑफ कंट्रोल निकालना होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग करा जा रहा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 40% ऑफ इतना 80,000 हो गया। इसमें शेयर होल्डिंग का कितना है उसमें भी डिवाइड करना है, होल्डिंग का कितना है और माइनॉरिटी का कितना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये हमारा जो है उसमें ऐड होना है। तो 90% तो इसका हो गया होल्डिंग का, और बाकी 10% माइनॉरिटी का हो गया। डेप्रिसिएशन में क्या एडिशन हो रहा है, जब रिवैल्यूएशन इंक्रीज होता है तो डेप्रिसिएशन बढ़ती है, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। लेकिन जब वैल्यू घटती है तो उसमें डेप्रिसिएशन कम होता है, क्योंकि वैल्यू कम हो गई तो डेप्रिसिएशन भी कम आएगी। अब इसमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट हमें जो है खुद समझना है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा था, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि इन्होंने अभी तक कोई भी रिवैल्यू जो है अभी एडजस्ट नहीं की, रिवैल्यूएशन जो है अभी हमने एडजस्ट नहीं किया। इसका मतलब जो वैल्यू है वो पुरानी वैल्यूज पे भी शो हो रहा है, जबकि वैल्यू उसकी 2 लाख है और यहाँ पे वैल्यू 1,90,000 दिख रही है। तो 2 लाख से घट के ये 1,90,000 होगी, क्यों हुई होगी, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो यहाँ से हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 10,000 हो रहा है। इसका परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10,000 डिवाइड बाय उसका वैल्यू, 10,000 डिवाइड बाय उसका बुक वैल्यू करके ये हमारा 5% जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो किस पे लगेगा, एडिशन पे लगेगा। एडिशन कितना हो रहा है, 80,000 का हो रहा है एडिशन। तो एडिशन 80,000 का हो रहा है, तो सिर्फ एडिशन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5%, तो कितना आ गया, ये 4,000 आ गया। तो अब जो ये वैल्यू का जो इंक्रीज है ये तो जाएगा प्री वाले में, और जो डेप्रिसिएशन का इंक्रीज है वो जाएगा पोस्ट वाले में, ठीक है। अब करेंगे क्या, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। कैसे करेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, किसका है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, जो ओपनिंग बैलेंस है 16,000 है, ये डिवाइड हो जाएगा एच लिमिटेड में। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 16,000 का 90%
और माइनॉरिटी के लिए 10% 1600, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग दिया हुआ है तो इसको थोड़ा हम सही कर लेंगे। तो ये क्या होगा, 40,000 ओपनिंग वाला माइनस 16,000 रुपए, तो ये 24,000 रुपए आ जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन में अब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होगा। पोस्ट एक्विजिशन में ये 24,000 आ गया था ना, तो हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है पोस्ट एक्विजिशन वाले में। तो ये पोस्ट एक्विजिशन 24,000 है, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा 40,000 का, 4,000 का सॉरी, माइनस हो गया। ये कितना बचा अब हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, 20,000 बचा। अब ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है, दोनों में ये बढ़ जाएगा, 18,000 और 2,000 बचा। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए 90% इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू बताई हुई है, ये कितना इन्वेस्ट किया है, 2,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट इन 18,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 2,80,000 रुपए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,80,000 रुपए ये रहा। अब शेयर ऑफ एच लिमिटेड लेस करना है, शेयर ऑफ एच लिमिटेड टोटल शेयर कितने हैं, 2 लाख शेयर, 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं, उसका 90% 1,80,000 रुपए हो जाएगा। अब इसमें रिवैल्यूएशन में इसका कितना शेयर है, 80,000 का, जो रिवैल्यूएशन हुआ था 80,000 का 90%, ठीक है, 72,000। शेयर ऑफ एच लिमिटेड का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 14,400, ठीक है, टोटल 16,000 था, 16,000 का 90%। उसके बाद इन सबको एडजस्ट कर देंगे तो ये हमारा गुडविल आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर कैपिटल 2 लाख का 10%, ठीक है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का 80,000 का 10%, उसके बाद शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 16,000 का 10%, ठीक है। शेयर ऑफ माइनॉरिटी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया था 20,000, डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद 20,000 आया था, तो ये 2,000 आ गया, सबको ऐड कर देंगे तो 31,000 आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब जो प्लांट जो भी हमारा ये था फिक्स एसेट्स, वो अब न्यू वैल्यू पे शो होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि कितना था 2,40,000, 2,80,000, उसमें डेप्रिसिएशन 10%, 28,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके ये हमारा आ जाएगा, सॉरी 2,05% ना, हाँ 5%, इसका दो कितना हो गया 4,000 और 10,000, तो 14,000 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 14,000 माइनस करके आ जाएगा। इसके अलावा और भी हमारे एसेट्स थे इसमें, तो बाकी एसेट्स भी ऐसे ही हो जाएंगे। बाकी एसेट्स उसके होल्डिंग कंपनी के भी थे, ठीक है, 5 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी के फिक्स एसेट्स थे और 1,90,000 इसके थे, जो कि अब बढ़ के हमारा कितना हो गया था 2,80,000। तो 2,80,000 और 5 लाख 7,80,000, 7,80,000 में से 14,000 डेप्रिसिएशन का माइनस करके ये हमारा आ जाएगा 7,66,000, ठीक है। तो 5 लाख एक था, 2,80,000 रुपए बढ़ के जो है वो इतना हो गया था, तो 7,80,000, ठीक है। इसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो अब 14,000 लगेगा, 5% का रेट था ना, तो 2,80,000 पे 5% 14,000, ये माइनस करेंगे तो 7,66,000, ठीक है, 7,66,000 ये हमारा प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ गया। इंटेंजिबल एसेट्स में ये आ गया, जो इन्वेस्टमेंट था वो हट गया। ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, गुडविल, जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है ऊपर 13,600, ठीक है, ये गुडविल आ गया इंटेंजिबल एसेट्स में। सरप्लस में जो उसका पोस्ट एक्विजिशन वाला है वो ऐड होके आ जाएगा, ये वाला पोस्ट एक्विजिशन वाला 18,000 आया था, ठीक है, कौन सा वाला, सिर्फ एच लिमिटेड वाला जो आया था, शेयर ऑफ एच लिमिटेड, तो वो सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड में ऐड होके 1,18,000 आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया 31,000 रुपए, वो आ जाएगा 31,600, वो आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। करंट लायबिलिटी सबको हम ऐसे कैलकुलेट कर करके ये दिखा देंगे।
ठीक है, इसमें कोई डाउट? सर आपने 5% कैसे निकाला था एडिशनल 5% डेप्रिसिएशन का रेट? डेप्रिसिएशन का रेट हमने निकाला था ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा दोबारा से। यहां पर एस लिमिटेड का बैलेंस है, ये तो प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर ऑन अप्रैल 1। तो रिवैल्यू क्या है फिक्स एसेट्स को, इंक्रीज क्या है 40% से। बुक वैल्यू उसका कितना था, 2 लाख रुपए था, तो 2 लाख बुक वैल्यू वाले को रिवैल्यू क्या है 40% से। लेकिन अभी रिवैल्यूएशन जो है अभी एडजस्ट नहीं हुआ, यानी कि जो बैलेंस शीट में जो है वैल्यू बुक एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो उसी पर ही शो हो रहा है, ठीक है, उसको चेंज नहीं हुआ। लेकिन वैल्यू बुक वैल्यू बताई जा रही है 2 लाख, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है फिक्स एसेट्स की, 1,90,000 आ रही है। इसका मतलब इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। और किस पे हुआ है, बुक वैल्यू पे चार्ज हुआ होगा 2 लाख पे, क्योंकि ये साल के शुरू की वैल्यू बताई जा रही है। तो 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कितने पे चार्ज हुआ है, 2 लाख रुपए पे चार्ज हुआ है। तो इसी पे परसेंटेज कैलकुलेट कर दी, 2 लाख पे अगर 10,000 रुपए चार्ज हो रहे हैं तो वो कितने परसेंट चार्ज हो रहे हैं, तो ये निकल के हमारा 5% आया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का रेट हमारा 5% आ गया, ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट इसमें? तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। अब इसके और क्वेश्चंस भी देख लेना, रिवैल्यूएशन के और क्वेश्चंस भी इसमें होंगे। जैसे इसमें आगे देखें अगर हम, ये क्वेश्चन है अगला, इसमें एसेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं बता रहा है, बोनस शेयर का बता रहा है। तो बोनस शेयर की पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर बोनस शेयर को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को बोनस शेयर के। बोनस शेयर्स जो है प्रोपोर्शनेटली इशू होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। जब भी बोनस शेयर की बात आती है तो बोनस शेयर जो है एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दिए जाते हैं, बगैर किसी पैसे के शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। और वो जो है जितना शेयर्स इन्वेस्टेड है, जितने शेयर्स में इन्वेस्टेड है उसी के प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ठीक है। और वो पहले उसका प्रोपोर्शन जो है कंपनी डिसाइड करती है कि किस प्रोपोर्शन में वो देगी। अगर कंपनी कह रही है 1:2 के रेशियो में देगी, यानी कि हर 2 शेयर के बदले में 1 देगी, ठीक है, या 1:5 के रेशियो में देगी, यानी कि हर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर देगी, ठीक है। वो कुछ भी जो है रेशियो बता सकती है। तो बोनस शेयर जो है प्रोपोर्शनेटली इशू होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बगैर किसी कंसिडरेशन के, ठीक है। दे इंक्रीज द कंपनीज शेयर कैपिटल, इससे क्या होता है, कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाती है कुछ रिजर्व्स को कैपिटलाइजेशन करने के बाद। जब सब्सिडरी इशू करती है बोनस शेयर को तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम एज इट इंक्रीजेस बाय इट्स शेयर इन बोनस इशू अमाउंट एंड डिक्रीज इन द सेम अमाउंट बाय वे ऑफ इट्स इन प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो माइनॉरिटी शेयर में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, माइनॉरिटी तो उतना ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि बोनस शेयर में होता क्या है कि बोनस शेयर में जब कंपनी को कुछ बोनस शेयर इशू करती है तो उसके रिजर्व्स में से ही इशू करती है। तो जो हमारा शेयर होल्डर फंड होता है तो उसी में हमारा शेयर कैपिटल होता है और उसी में रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो बोनस शेयर में होता क्या है, जो भी हमारा ये रिजर्व एंड सरप्लस का जो पार्ट होता है उसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है, तो वो शेयर कैपिटल में चला जाता है। तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो वो तो इन दोनों को ऐड करके, माइनॉरिटी वाले को ऐड करके ही आता है। तो अब इनको पहले ऐड कर रहे थे, अब यहाँ से 5 रुपए माइनस करके इधर 5 रुपए प्लस कर दिए, तब भी ऐड करने पे वही का वही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं सही सा एग्जांपल कि सपोज करो शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख है, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 1 लाख है। अब इसमें माइनॉरिटी का जो शेयर है वो कितना है, माइनॉरिटी का शेयर 20% मान लेते हैं, 40,000 रुपए शेयर कैपिटल है और 40% और 20% 20,000 रुपए उसका रिजर्व एंड सरप्लस का है। अब कंपनी कह रही है इसने जो है सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। आसानी के लिए हम यही मान रहे हैं कि सारा का सारा बोनस जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है सबका उसने बोनस शेयर इशू कर दिया, 2:1 में उसने दे दिया, यानी कि 2 शेयर के बदले में 1 बोनस शेयर दे दिया।
तो 10 रुपए के 2 शेयर का एक 10 रुपए का शेयर दे दिया, यानी कि सारा जो है कैपिटलाइज हो गया। ठीक है, यानी कि अब कैपिटल जो हो गई वो शेयर कैपिटल, वो टोटल शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस नील हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो गया। तो इसका भी क्या हुआ है, माइनॉरिटी का भी पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा, ये भी 60,000 रुपए हो जाएगा। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम पहले निकालते हैं ऐड करके या बाद में देख रहे हो, तो दोनों साइड जो है एक ही है, इक्वल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब सब्सिडरी इशू करती है बोनस शेयर तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो सेम रहता है, सेम एज इट इंक्रीज बाय इट्स शेयर इन बोनस शेयर इशू और डिक्रीज बाय अमाउंट, सेम अमाउंट से उसका प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दोनों कम हो जाता है। लेकिन होल्डिंग कंपनी के लिए ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो ट्रीटमेंट में होल्डिंग कंपनी के में आएगा। ठीक है, उसमें बाकी माइनॉरिटी के लिए कोई इसका डिफरेंस नहीं है। माइनॉरिटी में हमारा कोई कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, उसको करो, उसको जो है दिखाओगे तब भी वो उतना ही अमाउंट आएगा, नहीं दिखाओगे तब भी उतना ही अमाउंट आएगा। तो क्या ट्रीटमेंट है, अगर इफ सब्सिडरी मेक्स अ बोनस इशू आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है, अगर वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से बोनस शेयर इशू कर रही है तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिड्यूस होगा, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिड्यूस होगा। दिस डज नॉट इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिकॉज शेयर ऑफ होल्डिंग इन शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी ऑल्सो इंक्रीजेस बाय वे ऑफ इट्स शेयर इन बोनस इशू। ठीक है, तो इसमें अगर प्री वाले में से कर रही है तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, प्री वाले में कर रही है तो जैसा यहाँ पे हो रहा है, जैसा ट्रीटमेंट, जैसा अफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है वैसी अफेक्ट वहां पे पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे निकाला जा रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला जा रहा है। अगर ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से इशू हो रहा होता, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से इशू हो रहा था, तो ये यहां से निकल के शेयर कैपिटल निकल के ये इसमें चला जाता, तो अब ये यहाँ पे भी उतना रहेगा, यहाँ पे भी उतना रहेगा, तो नेट इम्पैक्ट तो वही रहेगा, भले इसको यहाँ पे लेकर ले जा करके कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, प्री एक्विजिशन इसको 50 मान लेते हैं, ये सारा का सारा प्री एक्विजिशन ही है, रिजर्व एंड सरप्लस जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी को ले लेते हैं। तो 20% हमने माना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और तो 80% हो गया होल्डिंग इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लो ये इन्होंने खरीदा है 2 लाख रुपए में। ठीक, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसने जितने भी शेयर खरीदे हैं 2 लाख में खरीदे हैं। फिर इसमें से लेस करते हैं शेयर कैपिटल एच लिमिटेड शेयर इन शेयर कैपिटल, तो कितना है, एक हमारा 40,000 रुपए तो माइनॉरिटी का हो गया था, तो 1,60,000 रुपए है। ठीक है, 1,60,000 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है, वही हो जाएगा 80%, 1 लाख का था ना, तो 1 लाख का 80% 80,000 है। ठीक है, तो 8 4 12, 8 6 14, तो 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, तो अब ये क्या निकल के आया है, ये 40,000 निकल के आया है माइनस में, तो माइनस में निकल के आया है, तो इसको हम बोल देंगे कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। प्लस में आता है तो गुडविल हो जाता है। अब यहाँ पे बोनस शेयर इशू नहीं कर रहे थे हमने, अगर सपोज करो बोनस शेयर इशू करे होंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। बोनस शेयर इशू करे होंगे तो सिचुएशन क्या होगी, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, 3 लाख हो गया, 3 लाख में से 80% जो है 8 या 24, 2,40,000 रुपए, ये हो जाएगा फिर शेयर कैपिटल, मेजोरिटी शेयर 80%। ठीक है, होल्ड एच लिमिटेड का शेयर इसमें 2,40,000 रुपए हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस नील हो गया, तो फिर वहां पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 2 लाख ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारा इसकी बजाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2,40,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला हमारा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे वही बताई जा रहा है बात, ए पॉइंट, ए सिचुएशन है, सिचुएशन ए कि जब हमारा बोनस इशू जो है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का दिया जा रहा है, यानी कि जो कैपिटलाइज हो रहा है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैपिटलाइज हो रहा है,
तो इस पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सब्सिडियरी जो बोनस इशू कर रही है वो पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट में से कर रही है, कहां से कर रही है? पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट में से कर रही है बोनस शेयर इशू, तो ऐसे प्रॉफिट, सच प्रॉफिट से क्या होगा हमारा, वो रिड्यूस हो जाएगा। कौन सा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, गुडविल हमारी, गुडविल भी रिड्यूस हो जाएगी। इट रिड्यूसेस गुडविल और इंक्रीजेस कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा, गुडविल रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है हमारे ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो ये वाला ट्रीटमेंट आने के होते हैं कि हमारा जो इशू हो रहा है वो पोस्ट वाले से हो रहा है, जो बोनस शेयर इशू हो रहा है वो पोस्ट वाले से हो रहा है। इसमें भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन किसी में आया हुआ है, वो देख लेते हैं बोनस शेयर का। न्यू क्वेश्चन पेपर में, हाँ इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में बोनस शेयर का आया हुआ है क्वेश्चन। कहाँ है, ये रहा। डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड, एक डिविडेंड है इसमें, और एच लिमिट क्रेडिट ऑल डिविडेंड इट्स 1/11/2021 को एस लिमिटेड ने 2 शेयर हर 5 शेयर के बदले में बोनस शेयर के तौर पे इशू किए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को, कब किए हैं? 1 नवंबर को इशू किए हैं। ठीक है, तो ये 1 नवंबर को इशू किए हैं, तो ये कौन से प्रॉफिट में से किए होंगे? पोस्ट वाले में से किए होंगे। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसका बोनस शेयर का, वो देख लेते हैं। ये है ट्रैक्टर क्रेडिटर का, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रहा। सो ये है शेयर कैपिटल 16 लाख 5 लाख, रिजर्व 6 लाख 1 लाख, सरप्लस 2 लाख 2 लाख, क्रेडिटर 4 लाख 1 लाख, फिक्स एसेट्स ना हो गया, इन्वेस्टमेंट इन 4000 शेयर्स है, शेयर 100 रुपए ईच का है, तो कितने शेयर्स हो गए? ये 5000 शेयर्स हो गए। 5000 में से हमने कितने में इन्वेस्ट किया हुआ है? 4000 में किया हुआ था, 4000 डिवाइडेड बाई 5000, ठीक है, इंटू 100, तो 80% हो गया परसेंटेज ऑफ कंट्रोल। तो एस लिमिटेड का बैलेंस 1 लाख रुपए है जनरल रिजर्व और 40,000 रुपए सरप्लस इसमें, तो पूरा यानी कि जनरल रिजर्व 1 लाख है ओपनिंग, तो पूरा का पूरा हो गया ओपनिंग, और 40,000 रुपए जो है वो हमारा इसका है सरप्लस, तो इसका मतलब ये जो है 16,000 रुपए जो है वो ड्यूरिंग द ईयर हो गया, 1,60,000 ड्यूरिंग द ईयर हो गया। 2 लाख तो इसमें क्लोजिंग दिखाया जा रहा है, ओपनिंग है 40,000 रुपए, तो 1,60,000 ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा। Profit have been earned uniformly throughout the year. Bonus share were issued by S Limited. S Limited ने बोनस शेयर इशू किए हैं रेशियो में 1/5, रेशियो ऑफ 1:5, 1 for every 5 शेयर, हर 5 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर इशू किया है। तो अब कितने बोनस शेयर इशू किए होंगे वो भी देख लेते हैं। तो टोटल शेयर कितने? 5,000 है, तो 5,000 के बदले में
5 के रेशियो में किया हुआ है, तो 1/5 कर देंगे, तो इसका मतलब बोनस शेयर कितने इशू किए, 1000। कितने रुपए ईच के शेयर हैं, 100 रुपए ईच के हैं, तो बोनस शेयर कितने के इशू कर दिए उसने, 1 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू कर दिए गए। ठीक है, 1 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू कर दिए इसने। अब ये कहां से किए होते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और किस में से किए हैं, आउट ड्यूरिंग द ईयर वाले में किए हैं, लेकिन अभी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, यानी कि ये सरप्लस जो है वैसा का वैसा ही है और शेयर कैपिटल भी वैसे का वैसे ही है। ठीक है, इसमें कोई इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, शेयर्स नहीं बढ़ाए ना सरप्लस कम किया है। तो जो ये 1 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू किए हैं, ये पोस्ट वाले में से किए हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, डेट ऑफ एक्विजिशन इसकी क्या है, 1 अप्रैल है। कौन सी डेट है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के बाद वाला जो है सारा पोस्ट हो गया, पोस्ट एक्विजिशन हो गया, यानी कि ये 1,60,000 पूरा पोस्ट एक्विजिशन हो गया। हमें इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अलग अलग मंथ्स में, क्योंकि पूरा का पूरा साल हमारा पोस्ट एक्विजिशन का है। ठीक है, तो जैसा हम पिछले क्वेश्चन में करते थे ना, डिवाइड करते थे, जो ड्यूरिंग द ईयर वाले को भी डिवाइड करना होता है, तो वो यहाँ पे डेट अगर बीच की होती है साल की तब डिवाइड करना होता है। यहाँ पे साल के बीच की डेट नहीं है, इसलिए नहीं करना है, ये पूरा का पूरा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। तो अब इसमें क्या 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 होता है कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है, अगर वहां से बोनस शेयर इशू होते हैं तब हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर प्री वाले में जो होता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंपली क्या करा जाएगा, जो 1 लाख के बोनस शेयर इशू हुए हैं तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे और ये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट से दिए जा रहे हैं तो प्रॉफिट से निकल के कैपिटलाइज होके कहाँ जा रहा है, शेयर कैपिटल में जा रहा है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस होगा, डिडक्ट हो जाएगा और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये ट्रीटमेंट होगा इसका। तो पहले तो हमने पुराने वाले के अकॉर्डिंग ही जो है परसेंटेज ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर दिया, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेट कर दिया, 1 to 5 का है तो 5 लाख का 1/5 1 लाख रुपए का बोनस शेयर इशू हो रहा है। ठीक है, तो इस अमाउंट से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्या रिड्यूस हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो नया शेयर कैपिटल हमारा चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, किससे इंक्रीज हो जाएगा, बोनस शेयर के अकॉर्डिंग। तो 1 लाख को 4/5, ये 4/5 क्यों किया है, अल्टरनेटिवली हम इसको 1 लाख को इंटू 80% फॉर एच लिमिटेड कर सकते हैं, 1 लाख इंटू 20% फॉर एच लिमिटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी किसको कितने बोनस शेयर मिलेंगे वो देख रहे हैं हम। तो 1 लाख के 80% एच लिमिटेड को मिल जाएंगे, 80 लाख के 20%, 1 लाख के 20% माइनॉरिटी को मिल जाएंगे। तो 80,000 शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा एच लिमिटेड का। ठीक है, और 20,000 बढ़ जाएगा माइनॉरिटी वाला शेयर कैपिटल। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का 1 लाख है, सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, तो टोटल मिला के ये हो गया 1,40,000 रुपए। ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अभी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 80-20 में, तो 80% चला जाएगा एच लिमिटेड को, 1,12,000 आ जाएगा, 20% चला जाएगा माइनॉरिटी को जो 28,000 आ जाएगा। तो ये हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है कितना था, वो हमारा 2 लाख माइनस 40,000 रुपए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, जनरल रिजर्व तो वो पूरा का पूरा प्री वाला ही था, जनरल रिजर्व नहीं है पोस्ट में, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है, सरप्लस वाला है। 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000 रुपए, जो हमने ऊपर भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल दिया था। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल दिया था। तो ये आ गया हमारा 1,60,000 रुपए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से बोनस शेयर इशू किए हैं, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा बोनस शेयर के अकॉर्डिंग। तो 1,60,000 माइनस 1 लाख, तो 60,000 बचेगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को फिर हम डिवाइड कर देंगे 80-20 में, 80% फॉर एच लिमिटेड एंड 20% फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, तो 48,000 और 12,000 आ जाएगा। तो हमने सारा चीज कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स में 6 लाख रुपए। शेयर ऑफ एच लिमिटेड शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए तो पहले था। ठीक है, 5 लाख का 80%, और इंक्रीज हो गया बोनस शेयर से 80,000 रुपए। फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो 1,12,000 रुपए, तो गुडविल आ गया 8,000 रुपए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख रुपए है, शेयर ऑफ माइनॉरिटी 20,000 है, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन प्री एक्विजिशन 28,000 है, और पोस्ट एक्विजिशन 12,000 है। तो ये माइनॉरिटी आ गया इंटरेस्ट 1,60,000 रुपए। ठीक है, कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल है ये, बिल्कुल इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोनस शेयर।
ठीक है, तो अब पार्ट बचा है डिविडेंड वाला, तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे इसके कल। ठीक है, बुक के कुछ क्वेश्चन निकाल लूंगा जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होंगे। इसके अलावा जो हमारा पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस में कुछ निकाल लूंगा। ठीक है, तो उससे हमारा जो है ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए मैं बता रहा हूं, क्या कहते हैं, लिंक। एक सेकंड, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है।